हेलो एंड नमस्कार दोस्तों। आई होप आप सबकी तैयारी प्रीलिम्स के लिए बहुत ही बेहतरीन चल रही होगी। जैसा कि मैंने कहा था कि जैसे ही PT 365 आएगी हम उसको बहुत ही इजी लैंग्वेज में प्लस कंसेप्चुअल क्लैरिटी के संग डिस्कस करेंगे। ये मैंने बोला था। देखिए, PT 365 आ चुकी है, इकोनॉमी की आ चुकी है, प्लस पॉलिटी की भी आ चुकी है। लेकिन मैंने ये सोचा कि पॉलिटी की बाद में डिस्कस करेंगे, क्योंकि उसमें जो भी करंट अफेयर है ना वो स्टैटिक से बहुत ही ज़्यादा अलाइंड है। लेकिन इकोनॉमी में क्या होता है ना, जो भी करंट अफेयर है वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है, प्लस उसका जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत ही टेढ़ी चीज़ है। तो मैंने यही सोचा कि बिल्कुल मैं ये पहले से प्री डिटरमाइन करके चलूँगी कि आपको कुछ नहीं आता। ऐसा मत सोचना कि लेक्चर लंबा हो रहा है, नहीं, आपका टाइमली कंप्लीट करवा दूंगी। और आपको जो भी क्वेश्चंस होंगे इकोनॉमी में, मैं गारंटी देती हूँ कि बहुत इजीली सॉल्व होंगे। बस थोड़ा सा पेशेंस दिखाना प्लस कंसिस्टेंसी मेंटेन करना। देखिए, आप कंसिस्टेंसी मेंटेन करोगे ना तो मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा कि मैं भी आपके लिए ऐसे ही लेक्चर्स ला सकूं। इसमें मेरा कोई और मोटिव नहीं है, बट मुझे ऐसा लगा कि बहुत सारे बच्चे जो होते हैं ना, PT 365 आती है, मंथली तो पढ़ नहीं पाते हैं। तो जैसे ही PT आती है उनको बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है उसको पढ़ने में, क्योंकि उनके पास कभी कभी क्या होता है, समझ नहीं होती है कि इनको कैसे रीड करना है, कैसे रिवाइज करना है विद दी स्टैटिक पोर्शंस। बट यहाँ पे मैं आपको उसको एकदम सिंप्लीफाई कर दूंगी। हमारे पहले टॉपिक यानी कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट से हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हम पहले GDP के एस्टिमेशन के बारे में समझेंगे, फिर नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स के बारे में जानेंगे, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र के बारे में जानेंगे, फिर सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के बारे में जानेंगे। तो चलिए बिना देरी करे हम हमारा लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। और हमारा जो पहला टॉपिक होगा वो क्या है, हमारा GDP से संबंधित है। क्या हुआ है ना, 2023-24 अप्रैल से जून तक का जो टाइम था, इंडिया ने अपनी रियल GDP ग्रोथ कितनी दी है, 7.8%। देखिए, यहाँ पे कुछ शब्द हैं रियल GDP। सबसे पहले तो हमें ये जानना पड़ेगा कि GDP क्या है, फिर हम जानेंगे रियल GDP, नॉमिनल GDP, GVA, GDP डिफ्लेटर और GDP कैसे कैसे कैलकुलेट होती है। तब जाके हम जब इस आर्टिकल को रीड करेंगे हमें बहुत इजीली समझ आएगा कि ये आर्टिकल कह क्या रहा है। और मैं गारंटी दे रही हूँ आपके दिमाग में फिट होने वाले हैं ये कॉन्सेप्ट्स, आप कभी नहीं भूलोगे। तो पहले हम जान लेते हैं कि ये होता क्या है GDP। ऐसा समझ लो, एक क्लासरूम है, ठीक है। क्लासरूम एक GDP को डिपिक्ट करेगा। क्लासरूम में जो भी कुछ गुड्स हैं, जैसे नोटबुक्स हैं, पेन्स हैं, स्टेशनरी मान लो, ये आपके क्या हो गए, गुड्स हो गए। इनकी जो भी मार्केट वैल्यू है वो इंक्लूड होगी किसमें, GDP की कैलकुलेशन में, मार्केट वैल्यू ऑफ गुड्स, ठीक है। और क्या इंक्लूड होगा, टीचर बच्चों को पढ़ा रही है, क्लासरूम साफ हो रहा है, बच्चों को ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, तो ये क्या है, सर्विसेज हैं। तो जो भी सर्विसेज के लिए पेमेंट होती है वो भी यहाँ पे क्या करेंगे, हम इंक्लूड करेंगे, पेमेंट फॉर दी सर्विसेज, ठीक है। प्लस कुछ एक्स्ट्रा इनकम मान लीजिए, ठीक है, ये भी क्या हो जाएगी, आपकी GDP में इंक्लूड हो जाएगी। तो ये जो भी आप क्लासरूम में खर्चा कर रहे हो वो क्या हो जाएगा, क्लासरूम की GDP। ऐसे ही अगर कोई कंट्री है, कंट्री की कोई भी फिक्स्ड टेरिटरी होती है, तो उस कंट्री की पर्टिकुलर जो बाउंड्री है उसमें जो भी आपका प्रोडक्शन हो रहा है गुड्स का या सर्विसेज का, तो वो क्या हो जाएगा, आपकी GDP हो जाएगी। इसमें कुछ चीज़ें हैं जैसे स्पेसिफिक टाइम पीरियड में, यानी कि अभी हमने देखा कि 2023 से 2024 के बीच में जो भी अप्रैल और जून में प्रोड्यूस हुआ है, ठीक है, उसकी मॉनेटरी वैल्यू एक कंट्री में, इंडिया में, उसकी पर्टिकुलर बाउंड्री के अंदर एक साल में वो क्या हो गया, आपका GDP हो गया।
आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। बहुत ही सिंपल एग्जाम्पल है क्लासरूम का। क्लासरूम में जो भी गुड्स हो रहे हैं, जो भी सर्विसेज ऐड हो रही हैं, ठीक है, और भी थोड़ी बहुत एडिशनल इनकम्स जो हैं, इन सब का एडिशन कर दोगे, एक क्लासरूम की जीडीपी निकल आएगी। सेम गोज विथ द कंट्री की फिक्स्ड टेरिटरी में जो भी प्रोड्यूस हो रहा है उसकी टोटल मॉनेटरी वैल्यू क्या करेगा, आपको बताएगा कि उस कंट्री की जीडीपी क्या है। अब कुछ कॉन्सेप्ट्स के बारे में जान लो। ये है नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी। देखो, अगर हम जीडीपी करंट प्राइस में कैलकुलेट करते हैं तो वो क्या होगा, आपका नॉमिनल जीडीपी होगा। लेकिन उसमें क्या प्रॉब्लम है, वो इन्फ्लेशन एडजस्टेड नहीं होगा। एग्जाम्पल से समझते हैं, बिल्कुल घबराओ मत, आप समझो मत कि ये इन्फ्लेशन नॉट एडजस्टेड का क्या मतलब हुआ। देखो, 2022 में मान लो कुछ बैट्स प्रोड्यूस होते हैं। बैट्स वो वाले नहीं, बैट्स खेलने वाले, बैट बॉल वाला। तो मान लीजिए 2022 में 100 बैट को प्रोड्यूस किया जा रहा है और हर एक बैट की जो वैल्यू है वो 100 रुपए है। तो जीडीपी, नॉमिनल जीडीपी कितनी होगी, 10,000 की होगी। ठीक है, इतनी तो बेसिक सी सेट हमें आनी भी चाहिए, है ना। अब मान लो 2023 में बैट्स तो 100 ही प्रोड्यूस हो रहे हैं, लेकिन क्योंकि बैट को बनाने वाली जो लकड़ियां हैं या कोई चीज़ है वो महंगी हो रही है, तो इसीलिए बैट को थोड़ा सा महंगा करना पड़ गया। तो हर एक बैट की जो वैल्यू है 110 हो गई, 100 ना होके 110 हो गई। तो नॉमिनल जीडीपी कितनी आएगी, 11,000। देखो, आप कहोगे कि मैम ये बढ़ तो रहा है, जीडीपी आपकी इंक्रीज तो हो रही है 1,000 रुपए से। हाँ बिल्कुल हो रही है, मैं कह ही नहीं रही हूं, लेकिन एक बात बताओ, ये तो प्राइस बढ़ रहा है ना, टोटल वैल्यू ऑफ प्रोडक्शन क्या ये बढ़ रही है? क्या बैट पहले भी 100 हो रहे थे, अब भी 100 प्रोड्यूस हो रहे हैं, लेकिन ये तो 100 रुपए पहले जो बैट था अब 110 का है। तो एक्चुअल में क्या ये रियल टर्म्स में आपकी जीडीपी बढ़ रही है? नहीं, ये क्या है, धोखा है। अब आप कहोगे धोखा कैसे है? भैया, जब हम जीडीपी की बात करते हैं ना, तो जीडीपी में हमारा वैल्यू गुड, जो गुड्स की वैल्यू है वो बढ़नी चाहिए, यानी कि द मोर नंबर ऑफ प्रोडक्शन होना चाहिए। ठीक है, अगर हम बोले रियल जीडीपी में कि जो प्राइस है वो बेस प्राइस होगा, यानी कि एक पर्टिकुलर ईयर को हम रेफरेंस मान लेंगे। जैसे एग्जाम्पल, बेस ईयर क्या होता है? बेस ईयर ऐसे समझ लीजिए कि आपके कोई पुराने कपड़े हैं, ठीक है, जो जब आप पतले होते थे ना तब वो आपको आते थे। अब आप थोड़े से हेल्दी हो गए हो, अब आप सोचते हो कि यार जब मैं पतला हो जाऊंगा ना तब ये कपड़ा पहनूंगा। ठीक है, तो ये जब पतला हो जाऊंगा तब ये कपड़े पहनूंगा, तो ये रेफरेंस है, वो कपड़े रेफरेंस हैं। ठीक है, तो ऐसे ही जीडीपी में हम क्या करते हैं, एक रेफरेंस ईयर ले लेते हैं। वो रेफरेंस ईयर क्या करेगा, जो भी उस ईयर में पर्टिकुलर गुड या सर्विसेज का प्राइस होगा, हम उसी से जीडीपी को कैलकुलेट करेंगे। अब इससे क्या फायदा होगा? ये फायदा होगा कि हमें ये पता चल जाएगा कि जो भी प्रोड्यूस हो रहा है वो क्या क्वांटिटी उसकी बड़ी है या फिर क्वांटिटी सेम है और प्राइस सेम है। तो यानी कि जीडीपी में कोई बढ़ोतरी नहीं है। ये जो आप यहाँ पे नॉमिनल जीडीपी में खुश हो रहे थे ना करंट प्राइस में कैलकुलेट करके, यहाँ पे रियल में एक्चुअली में जीडीपी आपकी बड़ी ही नहीं है। समझ में आया? तो ये जो रियल जीडीपी है ये बेस प्राइस पे कैलकुलेट करी जाती है और इन्फ्लेशन एडजस्टेड होती है। एग्जाम्पल ले लो, मान लो बेस ईयर है आपका 2011-12। इस साल 2011-12 में जो बैट है प्रोड्यूस हो रहे हैं कितने, 100, और हर एक बैट की जो वैल्यू है वो कितनी है, 80 रुपए। तो यानी कि रियल जीडीपी उस टाइम कितनी होगी, 8,000। ठीक है, अब दो कंडीशंस ले लो। क्या? पहली कंडीशन ये है 2023 में जो बैट प्रोड्यूस हो रहे हैं, यानी कि 100 बैट हम प्रोड्यूस कर रहे हैं 110 रुपए में, तब भी हमारी रियल जीडीपी कितनी होगी, 8,000। क्यों आप कहोगे मैडम नहीं ये तो ज्यादा होनी चाहिए ना, 11,000 होनी चाहिए। नहीं, अगर आप 11,000 कर दोगे ना तो ये नॉमिनल जीडीपी हो जाएगी। लेकिन
ये हम रियल जीडीपी कैलकुलेट कर रहे हैं, तो यहाँ पे जो हम बैट की वैल्यू लेंगे ना वो कितनी लेंगे, 80 ही, क्योंकि बेस प्राइस है, ठीक है। तो यहाँ पे 2023 में मान लो प्रोडक्शन नहीं बढ़ता है, 100 ही बैट प्रोड्यूस हो रहे हैं, तो जीडीपी आपकी उतनी की उतनी है। लेकिन सेकंड कंडीशन मान लो कि 2023 में आपके बैट कितने प्रोड्यूस हो रहे हैं, 110, यानी कि पहले 100 हो रहे थे, अब 10 एक्स्ट्रा हो रहे हैं, और वो भी कितने प्राइस के हो गए हैं, 110 ईच। तब भी हम प्राइस जो करंट प्राइस होगा उसको नहीं लेंगे, हम बेस प्राइस को ही लेंगे, यानी कि 80। हमारा प्रोडक्शन बढ़ रहा है, प्राइस तो वही रहेगा ना, तो ये कितना हो गया जीडीपी, 8800। तो अब हम बोलेंगे कि हमारी जो जीडीपी है वो 800 रुपए से बड़ी है। समझ में आ रहा है, प्रोडक्शन बढ़ना चाहिए, प्राइस नहीं। प्राइस बढ़ना है धोखा, ठीक है, धूल झोंकना आंखों में। अगर प्रोडक्शन बढ़ रहा है तो हम कहेंगे कि जीडीपी बढ़ रही है, और जितनी ज्यादा जीडीपी हम ऐसा कहते हैं वो इकोनॉमी उतनी ज्यादा ही ग्रो करती है। अब एक और कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं जीडीपी डिफ्लेटर का, यानी कि जीडीपी डिफ्लेटर एक तरीके का मेजरमेंट होता है आपका, जो कि मेजर करता है आपका इन्फ्लेशन को, कितनी आपकी इकोनॉमी में जो चीज है वो इन्फ्लेट हुई है, यानी कि जीडीपी आपकी इन्फ्लेट हुई है। तो कैसे कैलकुलेट करते हैं, नॉमिनल जीडीपी अपॉन रियल जीडीपी इनटू 100। मान लो नॉमिनल जीडीपी आपकी 500 है, रियल जीडीपी आपकी 450 है, तो आपकी जो वैल्यू आएगी ये 111.11 आएगी। तो इन्फ्लेशन कितना हो गया, यानी कि 11% हो गया इन्फ्लेशन। समझ में आया। अब ये मत सोचना नॉमिनल जीडीपी क्या होती है, रियल जीडीपी, मैंने बहुत अच्छे से समझाया है, आपके दिमाग से बिल्कुल नहीं निकलना चाहिए, एग्जाम आ रहा है पास में, ठीक है। अब देखो एक चीज, अगर जीडीपी डिफ्लेटर की वैल्यू ग्रेटर देन 1 हुई या फिर ग्रेटर देन 100 हुई, उसको क्या कहेंगे कि आपकी जीडीपी क्या है, इन्फ्लेटेड है, ठीक है। जैसे यहाँ पे 11% की बढ़ोतरी हुई है, तो ये क्या कहेंगे, यानी कि पहले 100% थी, अब कितनी हो गई, 111%। तो हमने ये मान लिया कि हमारी जीडीपी 11% बढ़ी है, इन्फ्लेट हुई है। लेकिन अगर जीडीपी 1 से कम है, यानी कि 100 से कम है, तो हम क्या कहेंगे, हमारी जीडीपी डिफ्लेट हुई है, ठीक है। और अगर हमारी जीडीपी डिफ्लेटर इक्वल टू 1 है या फिर 100 है, तो हम क्या कहेंगे, जीडीपी में कोई बदलाव ही नहीं है भैया, जीडीपी उतनी की उतनी है, जैसे इस वाले केस में देखा था हमने, ठीक है, यहाँ पे देखा था ना। तो बस जीडीपी डिफ्लेटर कैलकुलेट करने के लिए हमें रियल जीडीपी पता होना चाहिए, नॉमिनल जीडीपी भी पता होना चाहिए। अब ये कॉन्सेप्ट आप कभी नहीं भूलोगे, पक्का है। अब एक और कॉन्सेप्ट समझते हैं, ग्रॉस वैल्यू एडेड। अब भैया ये क्या चीज हुई, समझते हैं भैया। जीवीए क्या है, मेजर ऑफ वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन एन इकोनॉमी। जैसे कि जीडीपी में मैंने आपको एक चीज बोली, कितना वैल्यू प्रोड्यूस हो रही है, गुड्स एंड सर्विसेज, तो बस उसी चीज का जो मेजर है वो क्या हो गया, आपका जीवीए। अब आप बोलोगे कि मैडम जीवीए और जीडीपी में डिफरेंस क्या हुआ, हुआ है भैया, डिफरेंस है। देखो जीडीपी जब हम कैलकुलेट करते हैं ना, तो आपके टैक्सेस भी कैलकुलेट करते हैं, है ना, टैक्सेस को ऐड करते हैं, और जो भी सरकार आपकी सब्सिडीज लगाती है उसको हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, ठीक है। लेकिन जीवीए में सिंपल हम जो गुड्स एंड सर्विसेज की वैल्यू है, कितनी प्रोड्यूस हो रही है इकोनॉमी में, उसका मेजर लेते हैं। चलो इसको भी एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं। मान लो एक कंपनी 500 रुपये खर्च करती है मटेरियल और लेबर में टॉयज बनाने के लिए। कितने रुपए खर्च कर रही है, 500 रुपये, और ये ही टॉयज वो कंपनी 1000 रुपये में बेच दे रही है। तो यानी कि आपका जीवीए कितना हो गया, फाइनल वैल्यू ऑफ प्रोडक्ट जितने में बेच रही है 1000 रुपये में, माइनस वैल्यू ऑफ इनपुट कितना था, लेबर और मटेरियल में 500 रुपये, तो आपका जो जीवीए होगा वो कितना होगा, 500 रुपये। इतना समझ में आ रहा है। तो ये आपका कॉन्सेप्ट हो गया ग्रॉस वैल्यू एडेड, यानी कि कोई पर्टिकुलर सेक्टर मान लो, कोई पर्टिकुलर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी मान लो, अगर उधर पे जो भी प्रोडक्शन हो रहा है गुड्स में या सर्विसेज में,
उसका हमें मेजर करना है, सिंपल सी बात है, ठीक है। अब जीडीपी को कैलकुलेट करने के लिए ना 3 अप्रोचेस होती हैं। कौन कौन सी? प्रोडक्शन अप्रोच, इनकम अप्रोच, एक्सपेंडिचर अप्रोच। प्रोडक्शन अप्रोच क्या होती है? देखियो, वैल्यू एडेड बाय ईच प्रोड्यूसर अवॉइडिंग डबल काउंटिंग, यानी कि जितने भी प्रोड्यूसर्स हैं हमारी इकोनॉमी में, जो भी वो वैल्यू ऐड कर रहे हैं, ठीक है, उनको हमें ऐड कर देना है सबको, तो वो क्या हो जाएगा? हमारा प्रोडक्शन अप्रोच। अब डबल काउंटिंग का क्या मतलब है वो अभी हम एग्जाम्पल से बताऊंगी। इनकम अप्रोच क्या होती है? जितनी भी अर्निंग्स जो ये प्रोड्यूसर्स कर रहे हैं बाय प्रोड्यूसिंग गुड्स एंड सर्विसेज, उनको अगर हम ऐड कर देंगे तो हमारी इनकम अप्रोच आ जाएगी। अब एक्सपेंडिचर अप्रोच क्या है? जितनी भी स्पेंडिंग हो रही है गुड्स एंड सर्विसेज में, उन सब को ऐड करने पे जो भी चीज़ आएगी आपकी वो क्या होगी? एक्सपेंडिचर अप्रोच। अब आप कहोगे मैम ये तो आपने कंफ्यूज कर दिया। नहीं नहीं नहीं, अभी एग्जाम्पल है मेरे पास। देखो, प्रोडक्शन मेथड का एग्जाम्पल देख लो। मान लो कोई फार्मर है, वो क्या वीट को ग्रो कर रहा है और उस वीट को 100 रुपये में बेच दे रहा है। और एक बेकर है जिसको केक बनाना है या फिर ब्रेड बनानी है, तो वो ये जो वीट है उसको खरीद लेगा कितने रुपए में? 100 रुपये में। उसको ब्रेड बनाएगा और उस ब्रेड को 200 रुपये में बेच देगा। तो यानी कि फार्मर ने कितनी वैल्यू ऐड करी? वैल्यू ऐड करी 100 रुपये की वीट। समझ रहे हो? वीट कितनी वैल्यू की थी? 100 रुपये की। समझ में आया? और बेकर कितनी वैल्यू ऐड कर रहा है? इसने वीट को ब्रेड में बदल दिया, तो यानी कि 100 रुपये इसने ऐड कर दिए। तो जीडीपी आपकी कितनी हो गई? 200। ठीक है, अब आप कंफ्यूज मत होना प्रोडक्शन मेथड में और जीवीए में। देखो, जीवीए ये मैंने बहुत आपको इजी लैंग्वेज में समझाया है, लेकिन अगर हम टैक्सेस को इंक्लूड कर दें और सब्सिडीज को सब्ट्रैक्ट करने प्रोडक्शन मेथड में, तो ये डिफरेंस हो जाता है। तो यानी कि आपका जो जीवीए है, सॉरी प्रोडक्शन मेथड जीडीपी, तो ये क्या हो जाएगा आपका? जीवीए प्लस टैक्सेस माइनस सब्सिडीज। समझ में आया? जीवीए क्या था? मेजर ऑफ द वैल्यू ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन एन इकोनॉमी। ओके, तो ये चीज हो गई आपका प्रोडक्शन मेथड। एग्जाम्पल फॉर इनकम अप्रोच। अब मान लो फार्मर 100 रुपये अर्न कर रहा है, यानी कि 100 रुपये जब वो वीट बेच रहा है तो उसकी इनकम कितनी हो रही है? 100 रुपये की। और बेकर जो अपनी ब्रेड को बेच रहा है तो उसकी इनकम कितनी हो रही है? 100 रुपये। अब आप सोच रहे हो कि 100 रुपये कैसे? देखो भैया, उसने 100 रुपये खरीदने में भी तो लगाए हैं। 200 रुपये की मान लो ब्रेड बेची है तो 100 रुपये उसका इनपुट भी तो गया है। तो 200 माइनस 100 कितना हो गया आपका? 100। ठीक है, तो जीडीपी कितनी होगी? फार्मर की अर्निंग प्लस बेकर्स की अर्निंग, इतनी ही होगी। समझ में आ रहा है? अब एक्सपेंडिचर अप्रोच क्या कहती है? देखो, एक्सपेंडिचर अप्रोच क्या कहती है? जो भी आपका फाइनल गुड या सर्विस खरीदी गई है वो ही क्या होगी? काउंट होगी। द ओनली फाइनल गुड बॉट वॉज द ब्रेड, यानी कि सिर्फ ब्रेड ही, आप फार्मर को इसको इंक्लूड नहीं कर सकते हो। ठीक है, बेकर जो भी बेच रहा है फाइनली ब्रेड, वो ही इंक्लूड होगी इसमें। अब इसमें वीट जो है इंटरमीडिएट गुड है, यानी कि ब्रेड बनाने के लिए ही वीट इस्तेमाल हो रही है, तो यहाँ पे इंटरमीडिएट गुड का काउंट नहीं करेंगे। समझ में आया? अब आप सोच रहे होगे कि इंटरमीडिएट गुड और समझाओ मैडम। समझा देती हूँ। अब मान लीजिए चाय बनाने वाला ठेला है, तो चाय बनाने वाला ठेला क्या क्या यूज़ कर रहा है आपका? मिल्क यूज़ कर रहा है, ठीक है, प्लस शुगर यूज़ कर रहा है, प्लस टी लीव्स यूज़ कर रहा है। ठीक है, ये सब यूज़ हो रहा है, तो ये आपके क्या हो गए? इंटरमीडिएट गुड हो गया। लेकिन फाइनल प्रोडक्ट क्या हो गया आपका? टी हो गया। तो जो टी कितने की बेच रहा है, ये ही हम इसको यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे। तो जीडीपी कितनी हो गई आपकी? 200 हो गई। यानी कि हम जीडीपी चाहे प्रोडक्शन मेथड से कैलकुलेट करें, चाहे इनकम अप्रोच से कैलकुलेट करें, चाहे एक्सपेंडिचर अप्रोच से, तीनों में सेम होती है। बट क्या डिफरेंस कभी कभी देखने को मिल जाता है? कभी कभी क्या होता है ना, डेटा कलेक्शन में गड़बड़ी हो जाती है।
हो सकता है फार्मर की इनकम इतनी नहीं बताई गई हो सकता है कि फाइनल जो गुड है उसकी इतनी नहीं बताई गई हो, ठीक है। तो इसीलिए इसमें थोड़ा थोड़ा डिफरेंस देखने को मिल जाता है। अब हम चलते हैं हमारे आर्टिकल की तरफ, ये क्या कह रहा है। देखो, रियल एंड नॉमिनल जीडीपी, ये मैंने आपको बहुत ही बढ़िया से समझाया है। तो जो मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन जो है क्या करती है, कैलकुलेट करती है आपकी क्वार्टरली जीवीए। जीवीए क्या होता है मैंने आपको बताया है, भूलना नहीं है, कांस्टेंट प्राइस पे। क्यों? क्योंकि रियल जीडीपी ही आपकी कैलकुलेट आपके बेस ईयर को मान के होती है, यानी कि कांस्टेंट प्राइस पे होती है, ठीक है। जो आपका मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन है वो कैलकुलेट करती है जीवीए एट कांस्टेंट प्राइस, यानी कि रियल जीडीपी एंड करंट जीडीपी, ये दोनों ही एमओएसपी आपका कैलकुलेट करता है। अब जीडीपी डिफ्लेटर मैं आपको बिल्कुल समझा चुकी हूँ, तो बिल्कुल ही आपको यहाँ पे कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। जीडीपी कैलकुलेशन अप्रोच भी समझा चुकी हूँ कि भैया तीनों सेम ही आपका रिजल्ट देते हैं, लेकिन क्या वेरिएशन इन डेटा कलेक्शन होता है प्रोसेसिंग में, इसीलिए कभी कभी क्या है तीनों की वैल्यू में डिफरेंस आ जाता है। अब यहाँ पे समझ लो कि जीडीपी कैलकुलेशन चेंजेस इंट्रोड्यूस इन 2014 एंड 15, जो आपका सेंट्रल स्टैटिस्टिक ऑफिस है, इन्होंने एक नई सीरीज ऑफ नेशनल अकाउंटिंग स्टैटिस्टिक इंट्रोड्यूस किया था 2015 में। यानी कि क्या हुआ ना, आपका जो बेस ईयर था जीडीपी का वो रिवाइज हो गया। 2004 और 5 था पहले, अब 2011 और 12 हो गया, क्योंकि हम रियल जीडीपी कैसे कैलकुलेट करेंगे, इसी वाले से ना, बेस ईयर से। अब आप सोच रहे हो कि क्यों हुआ, देखो इसलिए हुआ कि 2004 और 5 में हो सकता है कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स नहीं आए हो मार्केट में जो अब आए हों, ठीक है। तो इसीलिए बेस ईयर को बार बार क्या करना पड़ता है, रिवाइज करना पड़ता है, जिससे जो नए प्रोडक्ट्स या सर्विसेज हैं, गुड्स या सर्विसेज हैं, उनको भी हम ले सकें जीडीपी की कैलकुलेशन में। समझ में आया? तो ये जो नई सीरीज है ये किसके रिकमेंडेशन से ऐड करी गई, सिस्टम ऑफ नेशनल अकाउंट्स 2008 के द्वारा। ये क्या है, एक तरीके की इंटरनेशनल गाइडलाइन है ऑन कंपाइलेशन ऑफ नेशनल अकाउंट। समझ में आ रहा है? अब हम बात करते हैं जीडीपी क्यों एक अच्छा मेजर डेवलपमेंट, जो मेजर नहीं है डेवलपमेंट का। जैसे हम बोलते हैं ना, जितनी अच्छी जीडीपी है उतनी अच्छी इकोनॉमी है, जितना ज़्यादा जीडीपी उतना अच्छी इकोनॉमी, लेकिन ऐसी बात नहीं है, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, आपका नंबर कैलकुलेट हो रहा है, यानी कि आपकी क्वांटिटी कैलकुलेट हो रही है, क्वालिटी पे यहाँ पे फोकस नहीं हो रहा है, डेवलपमेंट पे फोकस नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि जो आपका जीडीपी है वो कुछ एक्सटर्नलिटीज़ यानी कि क्राइम को अकाउंट में नहीं लेता है, पोल्यूशन, इनइक्वालिटी, डिप्लीशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, इन सब का कोई भी अकाउंट नहीं लेता है जीडीपी। समझ में आया? ना ही ये मेजर करता है इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन को, फैमिली बॉन्डिंग को, स्टेट ऑफ हेल्थ, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, इन सारी चीज़ों को ये अकाउंट में नहीं लेता है। लेकिन जीडीपी क्या इंक्लूड करता है, जितनी भी नेगेटिव एक्टिविटीज़ है। फॉर एग्जाम्पल, मान लो किसी ट्रेन का एक्सीडेंट हो गया, ठीक है। अब वो जो ट्रेन का एक्सीडेंट हुआ ना, उन लोगों को हॉस्पिटल में पहुंचाया गया और उस ट्रेन को रिपेयर किया गया, तो इन चीज़ों में जितना भी खर्चा आएगा वो किस में इंक्लूड होएगा, जीडीपी में इंक्लूड होएगा। अब आप सोच रहे होगे कि हेल्थ और एजुकेशन इंक्लूड नहीं होता, होता है। हेल्थ और जो आपका एजुकेशन है ये पॉजिटिव एक्टिविटी है, ये तो इंक्लूड होगी, लेकिन क्या इंक्लूड नहीं होता है, इनकी क्वालिटी इंक्लूड नहीं होती, यानी कि हेल्थ कैसी है, ठीक है, एजुकेशन कैसी है, क्या बहुत अच्छी है एजुकेशन, तो ये सब इंक्लूड नहीं होता है। समझ में आया? तो चैलेंजेस क्या हैं करंट जीडीपी कैलकुलेशन में? जो डेटा है वो आउटडेटेड है, ठीक है। बहुत सारे सेक्टर्स हैं जो एकदम अपना लेटेस्ट डेटा प्रोवाइड नहीं करते हैं, ठीक है। अनऑर्गेनाइज सेक्टर की अकाउंटिंग अभी इतनी अच्छे से नहीं होती है, ठीक है। एक्सक्लूजन ऑफ प्रोडक्टिव वर्क लाइक हाउस होल्ड वर्क, जिसके आजकल बात चल रही है ना केयर इकोनॉमी की, तो ये सारी चीज़ें इंक्लूड नहीं होती हैं इस जीडीपी में। सो कहीं ना कहीं ड्रॉबैक्स हैं। आई होप आपको इतना अच्छे से समझ में आया हो। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ, जो कि है नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स,
नीति आयोग ने ना मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इन इंडिया सिंस 2005 एंड 6 इसको रिलीज किया है। यानी कि एक पेपर है जिसका नाम है मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इन इंडिया सिंस 2005 एंड 6। अब इसमें क्या है ना कि जो नीति आयोग नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स निकालता है, तो उसका जो भी एस्टिमेट है वो यूज किया गया है इस पेपर में। अब इससे पहले हम आगे बढ़े, कुछ बेसिक्स की बात कर लेते हैं। अब वो बेसिक्स क्या है? सबसे पहले जानते हैं कि मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी होती क्या है। देखिए, जब हम पॉवर्टी की बात करते हैं ना, तो हम इनकम की बात करते हैं। इनकम हम बात करते हैं कि अगर पर्टिकुलर पर्सन या फैमिली की इनकम कम होती है इस लाइन से, तो क्या कह देते हैं कि बिलो पॉवर्टी लाइन है। ये लाइन कौन डिसाइड करता है? ये सरकार डिसाइड करती है, ठीक है। और अगर इस लाइन से पर्टिकुलर फैमिली या पर्सन की इनकम ज्यादा होती है तो अबव पॉवर्टी लाइन, ठीक है। लेकिन जो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी है ना, ये कॉन्सेप्ट बियॉन्ड इनकम है, क्योंकि ये ना और भी फैक्टर्स को कंसिडर करता है जो कि पर्सन की क्वालिटी ऑफ लाइफ को डिटरमाइन करता है। जैसे आपकी एजुकेशन हो गई, हेल्थ हो गई, लिविंग स्टैंडर्ड्स हो गया, एम्प्लॉयमेंट हो गया, एक्सेस टू क्लीन वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी हो गई, और भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो कि कंसिडर किए जाते हैं मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी। अगर एक भी फैक्टर ठीक से नहीं मिल रहा है तो इंसान को क्या कह दिया जाता है? आप मल्टी डायमेंशनली पुअर हो। समझ में आ रहा है? अब एक और कॉन्सेप्ट है। क्या कॉन्सेप्ट है? पॉवर्टी हेड काउंट रेशियो। यानी कि इसका क्या मतलब? कुछ बेसिक चीजें हमें चाहिए होती हैं जीने के लिए, लिविंग के लिए। वो क्या होती है? आपकी फूड होती है, शेल्टर होती है और क्लोथिंग होती है। यानी कि ये एक तरीके का काउंटिंग है कि कितने लोग एक पर्टिकुलर ग्रुप में ये बेसिक चीजें जो कि है फूड, शेल्टर, क्लोथिंग, ये भी अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, उसको हम क्या कह देते हैं? पॉवर्टी हेड काउंट रेशियो। समझ में आया? फिर से सुन लो एक बारी। ये एक तरीके का काउंट है, मेजर रखता है। क्या मेजर रखता है? कि कितने लोग एक पर्टिकुलर ग्रुप में अफोर्ड ही नहीं कर सकते कुछ बेसिक चीजें जैसे फूड, शेल्टर, क्लोथिंग। एग्जाम्पल की हेल्प से समझ लेते हैं। मान लीजिए एक छोटा सा विलेज है, उस विलेज की पॉपुलेशन है 100 लोग, यानी कि 100 पीपल, और सरकार ने डिसाइड कर रखा है कि पॉवर्टी लाइन जो है 500 रुपए है। यानी कि ये एक लाइन है, अगर कुछ इंडिविजुअल या फैमिली 500 रुपए से भी कम कमाती है तो इस लाइन के नीचे आती है, अगर 500 रुपए से ऊपर कमाती है तो इस लाइन के ऊपर आती है। समझ में आया? तो मान लीजिए इस गांव में 20 लोग ऐसे हैं जो कि बिलो पॉवर्टी लाइन में आते हैं, ठीक है। तो अब पॉवर्टी हेड काउंट रेशियो कैसे निकालोगे? देखो, नंबर ऑफ पीपल लिविंग बिलो पॉवर्टी लाइन यानी कि 20, और टोटल पॉपुलेशन और इंटू 100। टोटल पॉपुलेशन आपकी कितनी है? 100 इंटू 100, यानी कि परसेंटेज में अगर हम बात करें तो 20% आ गया, और रेशियो में अगर हम बात करें तो 20:1 का रेशियो आ गया। समझ में आया? ये काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो कि अभी हमें आर्टिकल में यूज करेंगे। कैसे यूज करेंगे? देखिए, कुछ फाइंडिंग्स है इस पेपर की। क्या कह रही है कि जो पॉवर्टी हेड काउंट रेशियो है ना, वो बहुत तेजी से डिक्लाइन हुआ है। इसमें डेटा भी दिया गया है, जो कि आपको बस इतना ही समझना है कि कितना डिक्लाइन हुआ है, क्योंकि प्रीलिम्स में डेटा तो पूछा नहीं जाता है, फिर भी एक एस्टिमेशन का पता होना चाहिए, क्योंकि स्टेटमेंट डायरेक्टली आ जाते हैं। जैसे 29.17% 2013 और 14 में था, और उसके बाद जो हेड काउंट रेशियो है वो कितना हो गया? 11.23% इन 2022 एंड 23। समझ में आया? अब देखिए, 24.82 करोड़ इंडियंस एस्केप्ड मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इन लास्ट 9 years। मतलब कि बहुत लोगों को क्या मिला है? एजुकेशन मिला है, हेल्थ केयर मिला है, जो भी हमने फैक्टर्स डिस्कस किए हैं, ठीक है। तो बहुत सारे लोग क्या हो गए? मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी से बाहर निकल गए। इंटेंसिटी ऑफ पॉवर्टी जो है ना, वो भी डिक्लाइन कर रही है। अब आप सोच रहे होगे इंटेंसिटी क्या है? इंटेंसिटी भी बताती हूँ। इंटेंसिटी ये कहता है कि आप कितने ज्यादा गरीब हो। यानी कि एग्जाम्पल की हेल्प से समझाऊंगी मैं आपको, यहाँ पे आ जाइए। जैसे
एग्जाम्पल ले लीजिए कि कोई भी एक फैमिली है, ठीक है, फैमिली 1, ठीक है, और फैमिली 2। अब ये जो फैमिली है, 3 फैक्टर्स मान लो पॉवर्टी को डिफाइन करेंगे, क्या? एजुकेशन, हेल्थ और आपका लिविंग स्टैंडर्ड, ठीक है। ये 3 चीजें क्या हो गई? आपके फैक्टर्स है। फैमिली 1 में क्या है ना कि एजुकेशन जो है आपकी 6 साल से कम है किसी भी बच्चे की, और हेल्थ भी क्या है कि आपका जो चाइल्ड मोर्टेलिटी कहते हैं ना, वो भी हो रखा है, यानी कि कोई बच्चा भी मरा है। तो 2 आउट ऑफ 3 जो डायमेंशंस हैं वो यहाँ मीट नहीं हो रहे हैं, यानी कि 2 फैक्टर्स में ये फैमिली डिप्राइव्ड है, ठीक है। और अगर हम फैमिली 2 की बात करें तो सिर्फ एजुकेशन नहीं मिली है, कोई भी बच्चा मरा नहीं है, मतलब यहाँ पे लिविंग स्टैंडर्ड भी ठीक है, हेल्थ भी ठीक है, एजुकेशन वाला फैक्टर खराब है। तो यानी कि 1 आउट ऑफ 3 जो फैक्टर है यहाँ पे डिप्राइव्ड है। तो यहाँ पे आपकी इंटेंसिटी कितनी हो जाएगी? 2/3 इंटू 100, और यहाँ पे कितनी हो जाएगी? 1/3 इंटू 100। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे जो इंटेंसिटी होगी वो आपकी कितनी होगी? बताओ बताओ सीसैट। यहाँ पे आपकी होगी 66.66% टाइप समथिंग, और यहाँ पे 33.33%। अगर कोई भी फैमिली तीनों फैक्टर्स में डिप्राइव होती, यानी उनको एक्सेस भी नहीं होता क्लीन वाटर का, कोई ना कोई बच्चा भी मरा होता, एजुकेशन भी नहीं मिली होती, तो 100% इंटेंसिटी होती, यानी कि जो पॉवर्टी की सीवियरिटी है वो बहुत ज्यादा होती। अब समझ में आया कि इंटेंसिटी का क्या मतलब है? ठीक है, अब हम चलते हैं आगे। क्या? अब देखो दूसरी चीज क्या है, द पेस ऑफ डिक्लाइन इन पॉवर्टी इनकम वाज फास्टर बिटवीन, देखो ये कह रहा है जो डिक्लाइन हो रहा है ना पॉवर्टी हेडकाउंट रेशियो का, ये 2015-16 से 2019-21 के बीच में काफी तेजी में था, ठीक है। उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान, इन्होंने सबसे ज्यादा रिडक्शन देखा है, यानी कि इनको कहा भी जाता था ना, उत्तर प्रदेश बिहार वाले स्टेट्स को क्या कहा जाता था? बीमारू स्टेट्स भी कहा जाता था। तो ये जो स्टेट्स हैं यहाँ पे काफी लोग जो हैं बिलो पॉवर्टी सॉरी अबव पॉवर्टी लाइन में आए हैं, ठीक है। ऑल 12 इंडिकेटर्स सॉ अ स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट रिडक्शन, यानी कि जो आपका मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स होता है इसमें बहुत सारे आपके फैक्टर्स होते हैं, इंडिकेटर्स होते हैं, तो उनमें भी काफी सही चीजें देखी गई हैं। क्या देखा गया है कि कुकिंग फ्यूल एंड हाउसिंग, जो कि आपका क्या है, ये इंडिकेटर है लिविंग स्टैंडर्ड का, इसमें हाईएस्ट लेवल ऑफ डेप्रिवेशन देखा गया है, यानी कि बहुत सारे लोगों को अभी भी कुकिंग फ्यूल और हाउसिंग की फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है। चाइल्ड एंड एडोलेसेंट मोर्टेलिटी, यानी कि जो बच्चे मरते हैं, इलेक्ट्रिसिटी, बैंक अकाउंट, इसमें लोएस्ट डेप्रिवेशन देखा गया है, यानी कि चाइल्ड जो मर रहे हैं और इलेक्ट्रिसिटी का जो कनेक्शन है, बैंक अकाउंट पे एक्सेस है, ये सब अच्छे से मिल रहा है लोगों को। जो एसडीजी गोल है 1.2, इसमें क्या बोल रहे हैं कि हमें भैया मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी रिड्यूस करनी है एटलीस्ट 50% से, ठीक है। तो ये क्या है, इंडिया इस पे अलाइन है, इंडिया इसी रास्ते पे चल रहा है। अब हम बात कर लेते हैं थोड़ा नेशनल मल्टी पॉवर्टी इंडेक्स की। देखो जो सबसे पहला नेशनल मल्टी पॉवर्टी इंडेक्स था वो कब रिलीज हुआ है? सबसे पहले 2021 में रिलीज हुआ है, और ये किस डेटा पे डिपेंडेंट है? एंड नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 4, याद रखिएगा यूपीएससी पूछ लेती है ऐसे स्टेटमेंट, ठीक है। इसको मैं हाईलाइट कर देती हूँ जिससे आपको इजी रहे। एक मिनट, ये किस इनिशिएटिव का हिस्सा है? देखो गवर्नमेंट का एक ग्लोबल इंडाइसिस फॉर रिफॉर्म्स एंड ग्रोथ इनिशिएटिव चल रहा है, जिसमें नीति आयोग जो है नोडल एजेंसी है। तो इस इनिशिएटिव के तहत नेशनल मल्टी पॉवर्टी इंडेक्स को रिलीज किया जाता है। अब ये आपका ग्लोबल इंडाइसिस फॉर रिफॉर्म्स एंड ग्रोथ है क्या चीज? देखिए ये जो है ना इनिशिएटिव है, मॉनिटर करता है कि इंडिया की परफॉर्मेंस बहुत सारे सोशल और इकोनॉमिक पैरामीटर्स पे।
जैसे कि मान लीजिए कि अभी हमने देखा लिविंग स्टैंडर्ड, एजुकेशन कितनी है, हेल्थ कैसी है, ये सारी चीजें इसमें मॉनिटर होती हैं। ठीक है, अब इसमें मेथोडोलॉजी कौन सी यूज होती है? सबसे बड़ा एक मेथोडोलॉजी है एल्कायर फॉस्टर मेथोडोलॉजी। अब ये क्या चीज है? देखिए यहाँ समझ लीजिए, कुछ बेसिक्स की बात कर लेते हैं हम। ये ना एक तरीका है जिससे हम मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी को मेजर करते हैं। एग्जाम्पल, मान लीजिए एक छोटी सी कम्युनिटी है, ठीक है, यहाँ पे हम मल्टी पॉवर्टी इंडेक्स को कैसे कैलकुलेट करेंगे? मल्टी पॉवर्टी को कि एक एजुकेशन फैक्टर लिया, हेल्थ फैक्टर लिया, लिविंग स्टैंडर्ड लिया। एजुकेशन में हमने कह दिया कि अगर कुछ साल यानी कि 6 साल ऑफ स्कूलिंग की है तो भैया तुम्हारी एजुकेशन सही है। और हेल्थ में कह दिया कि अगर कोई भी बच्चा नहीं मर रहा है किसी भी हाउस होल्ड में तो हेल्थ भी ठीक है। लिविंग स्टैंडर्ड में हमने कह दिया अगर किसी घर को साफ पानी मिल रहा है तो लिविंग स्टैंडर्ड भी सही है। इतना समझ में आ रहा है? अब क्या है कि मान लीजिए इस कम्युनिटी में एक परिवार है, उनको मतलब उनके यहाँ जो भी बच्चा है उसको 6 साल की एजुकेशन नहीं मिली है, तो एजुकेशन क्या हुआ? वो डिप्राइव्ड है फैमिली। हेल्थ में क्या हुआ कि उनके घर में कोई भी बच्चा अभी तक मरा नहीं है, तो दे आर नॉट डिप्राइव्ड इन दी हेल्थ। थर्ड क्या ले लो, उनके पास अभी पानी का एक्सेस नहीं है, तो डिप्राइव्ड हैं ये लोग लिविंग स्टैंडर्ड से। तो 3 में से 2 फैक्टर्स में ये डिप्राइव्ड है, तो हम क्या कह देंगे? ये जो फैमिली है ये मल्टी डायमेंशनली पुअर है, यानी कि इनकी जो इंटेंसिटी होगी वो कितनी हो जाएगी? अभी बताया था 66.6% इनकी इंटेंसिटी हो जाएगी। तो ये कौन सा मेथड होता है? ये एल्कायर फॉस्टर मेथड होता है। काफी इंपॉर्टेंट है, इसको याद भी रखना पड़ेगा आपको। बस ये कह रहा है कि इस मेथड को यूज किया जा रहा है। सब इंडाइसेस कौन से हैं? कि भैया यहाँ पे हेड काउंट रेशियो दे दिया जाता है, मतलब कितने लोग पुअर हैं, इंटेंसिटी बोल दिया जाता है, हाउ पुअर आर दी पुअर, यानी कि कितनी गरीबी है, जैसे इंटेंसिटी की अभी हमने बात करी थी 33%, मतलब इतनी ज्यादा इंटेंसिटी। 66%, कितनी ज्यादा, 100%, यानी कि बिल्कुल ही पुअर है। ठीक है, ऐसे हम इंटेंसिटी कंप्यूट करते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कुछ इंडिकेटर्स की जो कि यूज होते हैं नेशनल मल्टी डायमेंशनली पॉवर्टी इंडेक्स में। जैसे यहाँ पे हेल्थ में न्यूट्रिशन देखा जाता है, अगर कोई भी परिवार डिप्राइव है तो किन किन फैक्टर्स पे है? अगर कोई भी मेंबर अंडर नरिश्ड है, ठीक है, तो उसको क्या कह देंगे कि भैया वो डिप्राइव्ड है हेल्थ से। बॉडी मास इंडेक्स, बॉडी मास इंडेक्स क्या होता है? देखो बॉडी मास इंडेक्स होता है कि अगर वेट अपॉन हाइट, वेट अपॉन हाइट, एक सेकेंड इंक को खोलू, वेट अपॉन हाइट का स्क्वायर अगर ठीक आता है, पर्टिकुलर रेंज में आता है, तो हम क्या कह देंगे? ये सही है। अगर विमेन का 15 से 49 साल की अगर कोई औरत है और मैन अगर 15 से 54 साल का है, अगर उनका जो बॉडी मास इंडेक्स है 18.5 किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर से कम है, तो हम क्या कह देंगे? ये डिप्राइव्ड है। कोई भी बच्चा अगर 0 से 5 साल यानी 5 साल से कम की उम्र में मर जाता है या फिर अंडर नरिश होता है, तो हम क्या कह देंगे? ये डिप्राइव्ड है। ठीक है, कोई भी चाइल्ड और एडोलेसेंट की बात कर लें, अगर 18 साल से कम है और मर जाता है तो भी हम क्या कह देंगे? कि डिप्राइव्ड है। अगर कोई औरत बच्चे को जन्म देते वक्त, ठीक है, उसको अगर 4 विजिट नहीं मिली हॉस्पिटल की एंटीनेटल केयर की, तो हम क्या कह देंगे? डिप्राइव्ड है। ऐसे ही एजुकेशन का है, अगर कोई भी मेंबर अगर 10 साल का है या फिर और बड़ा है और उसने 6 साल की स्कूलिंग नहीं करी है, तो हम क्या कह देंगे? मल्टी डायमेंशनली पुअर या फिर डिप्राइव्ड है। स्कूल अटेंडेंस भी इसमें मैटर करेगी, कुकिंग फ्यूल भी मैटर करेगा। जैसे अभी हमने ऊपर पढ़ा था कि सबसे ज्यादा कुकिंग फ्यूल और किस चीज की कमी है? हाउसिंग की, है ना। सैनिटेशन, ड्रिंकिंग वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, हाउसिंग, असेट्स, असेट्स में क्या क्या आ जाएगा?
कोई भी परिवार अगर रेडियो, टीवी, टेलीफोन, कंप्यूटर, एनिमल कार्ड, बाइसिकल, मोटर बाइक या रेफ्रिजरेटर या खुद की कार या ट्रक भी अगर ओन नहीं कर रहा है, इनमें से कोई एक भी, तो वो पुअर माना जाएगा। बैंक अकाउंट, नो हाउस होल्ड मेंबर हैज अ बैंक अकाउंट और अ पोस्ट ऑफिस अकाउंट, तो उसको क्या मान लिया जाएगा कि आप डिप्राइव्ड हो। अगर हम बात करें कि इसमें कमी क्या है, देखो बहुत बड़ी कमी है इसमें ना, पर कैपिटा इनकम भी काउंट नहीं हो रही है, लिटरेसी रेट काउंट नहीं हो रहा। आपने एजुकेशन का तो बोल दिया कि 6 साल की एजुकेशन होनी चाहिए, लेकिन एक बात बताओ, क्या 6 साल की एजुकेशन कंप्लीट होती है? नहीं होती है। लिटरेसी रेट नहीं है इसमें, लाइफ एक्सपेक्टेंसी नहीं है। तो ये याद रखिएगा, हो सकता है यूपीएससी कंफ्यूज करने की कोशिश करे आपको कि हाँ भैया इसके जो इंडिकेटर्स हैं इसमें पर कैपिटा इनकम, लिटरेसी रेट और लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंक्लूड होती है, तो नहीं भैया ये नहीं इंक्लूड होती है। ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स 2023 ये क्या कहता है? देखो जो ग्लोबल वाला है ना, वो कौन निकालेगा? यूएनडीपी और ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। और इंडिया में कौन निकाला था? नीति आयोग। याद रखना, ग्लोबल में कौन निकाला है? यूएनडीपी एंड ओपीएचआई। ठीक है, सिंस 2010, और यहाँ पे नीति आयोग निकाल रहे हैं। इसमें जो है ना एमपीआई ट्रैक्स, इसमें 10 इंडिकेटर्स है अक्रॉस 110 कंट्री, यानी 110 कंट्रीज। ठीक है, और ये क्या कह रहा है? अभी भी 1.1 बिलियन पीपल जो है इन कंट्रीज में, वो मल्टी डायमेंशनली पुअर है। नियरली, यानी कि दो तिहाई जितने भी अभी पुअर हैं, उनमें से 2/3 जो लोग हैं वो मिडिल इनकम कंट्रीज में रहते हैं, लो इनकम कंट्रीज में रहते हैं। समझ में आया? 2/3 यानी कि कितना हो गया आपका? 66.66% जो है आपके मिडिल इनकम में रहते हैं, और लो इनकम में कितने रहते हैं? 10%। हम सोचते हैं यार जो बहुत ही गरीब कंट्रीज होंगी ना, वहां गरीबी ज्यादा होगी, लेकिन नहीं। यहाँ पे आप देख सकते हो कि मिडिल इनकम कंट्रीज में ज्यादा पॉवर्टी है एज रिलेटेड टू लो इनकम कंट्रीज। ठीक है, अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ, जो कि है डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। देखिए न्यूज़ क्या है। न्यूज़ ये कह रही है सरकार ने ₹2.73 लाख करोड़, जो कि किसका पैसा है? हमारा टैक्स पेयर्स का जो पैसा है, 2014 से 2023 के बीच में इन पैसों को बचाया है डीबीटी की मदद से। क्योंकि डीबीटी से पहले क्या होता था ना, जब हमें पैसे ट्रांसफ़र करने होते थे, सरकार को बेनिफिशियरी को ट्रांसफ़र करने होते थे, तो एक बिचौलिया हायर किया जाता था, कुछ ऑफिसर्स होते थे और भी बहुत सारे इंटरमीडिएटरीज लगाए जाते थे। तो वहाँ पे क्या होता था, पैसा लीक हो जाता था या पैसा वो लोग खा लेते थे, तो जो आखिर में जिनको पहुँचनी थी मदद, उनको वो पहुँच नहीं पाती थी। तो अब क्या हुआ है, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र की मदद से, यानी कि यहाँ पे टेक्नोलॉजी का यूज़ हुआ है और इसकी मदद से जो डायरेक्ट बेनिफिशरीज़ हैं उनको पैसा मिला है, उनको मदद मिली है। देखिए डीबीटी के अंदर ना बहुत सारे चीज़ें आते हैं, कंपोनेंट्स आते हैं, जैसे कैश ट्रांसफ़र हो गया, कुछ स्कीम्स है जैसे मनरेगा हो गया, पहल हो गया, एनसेप हो गया। इसमें क्या है ना, सरकार डायरेक्ट किसी के अकाउंट में पैसा भेजती है, कैश भेजती है। ठीक है, इन काइंड ट्रांसफ़र क्या हो गया, सरकार ना पैसे ना देके उनकी ज़रूरत का सामान देती है। जैसे मान लो पीडीएस में क्या मिलता है, राइस मिलती है, वीट मिलती है, तेल मिलता है ना, पल्सेस मिलती हैं। तो ये सारी चीज़ें इन काइंड में आ गई। अदर ट्रांसफ़र क्या हो गया, जैसे विमेन है, विमेन को बोल दिया कि अगर तुम प्रेग्नेंट हो और तुम्हें हम वाउचर दे देते हैं, और तुम अगर जाके हॉस्पिटल में दिखाती हो सरकारी, तो तुमको उसका बेनिफिट मिलेगा। तो ये अदर टाइप ऑफ ट्रांसफ़र्स होते हैं। तो डीबीटी के अंदर ये तीनों प्रकार के ट्रांसफ़र्स आते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि डीबीटी जो है उसका मेन मोटिव क्या है, जैसे हमने बताया ट्रांसपेरेंसी है ना, और जो ये जो आपका लीकेजेस होते हैं ना डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फंड में, ये ना हो। इसको 2013 में लॉन्च किया गया था, कहाँ पे, कुछ थोड़े थोड़े डिस्ट्रिक्ट्स में, लेकिन पूरी तरीके से 2014 में इसको लॉन्च कर दिया गया था। अब इसकी नोडल एजेंसी क्या है, वैसे तो डीबीटी मिशन की एजेंसी कैबिनेट सेक्रेटरी
सेक्रेटेरिएट है अंडर सेक्रेटरी, लेकिन इसका जो पैसा ट्रांसफ़र होता है ना वो पब्लिक फाइनेंस मैनेजमेंट सिस्टम के थ्रू होता है। अब आप सोच रहे होगे ये क्या है पब्लिक फाइनेंस मैनेजमेंट सिस्टम। देखिए नाम जैसे बता रहा है ना कि ऐसा कुछ सिस्टम बनाया है सरकार ने कि वो अपना पैसा क्या कर रही है, मैनेज कर रही है। अब इसको थोड़ा सा और समझ लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल ले लीजिए कि अगर सरकार को एक पार्क बनाना है बगल में, तो उसमें क्या क्या इन्वॉल्व होगा, प्लानिंग लगेगी, बजटिंग लगेगी, है ना, फिर पैसे को रिलीज़ किया जाएगा, फिर देखा जाएगा कि भैया जो पैसा रिलीज़ हो रहा है वो सही जगह इस्तेमाल हो रहा है कि नहीं हो रहा है, फिर रिपोर्टिंग होगी, है ना। तो एक तरीके का क्या है ये सिस्टम, वॉच डॉग है ऑफ पब्लिक मनी, यानी कि पैसा इधर उधर ना हो जाए, पैसा कहाँ से आ रहा है, कैसे रखा जा रहा है, कहाँ जा रहा है, ये सारी चीज़ें मैनेज होती हैं इस सिस्टम के दौरान। तो इस सिस्टम में क्या है, डिसबर्समेंट होता है, ठीक है, तो पैसा इधर उधर नहीं जा सकता। आधार कार्ड वैसे मैंडेटरी नहीं है, लेकिन एनकरेज किया जा रहा है लोगों को कि भैया तुम आधार कार्ड का इस्तेमाल करो, ठीक है। और भी डीबीटी के फीचर्स मान लो, जैम यानी जन धन आधार मोबाइल्स, जनधन यानी अकाउंट खोलो भैया, आधार लाओ, मोबाइल्स लाओ, इन सारी तरीके से क्या होगा, अगर ये ट्रिनिटी एक तरीके से काम करेगी तो लीकेज प्रूफ होगी टेक्नोलॉजी, लीकेज प्रूफ होगा ट्रांसफ़र, ठीक है। कैशलेस हो जाएगा, कैशलेस होगा तो ऑब्वियसली बढ़िया होगा, है ना। बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, ये क्या कहती है, ये कहती है जो पेमेंट है ना वो बेनिफिशरीज तक टाइम पे पहुँचे, डोर स्टेप पे पहुँचे, है ना, और पूरी वैल्यू पहुँचे, ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाओ। पेमेंट बैंक यानी कि आप सबका जो भी रिमोट एरियाज़ में लोग हैं वहाँ पे फाइनेंशियल सर्विसेज दो, बैंक्स दो, है ना। मोबाइल मनी यानी कि आप मोबाइल एज अ प्लेटफॉर्म यूज़ करो कैशलेस ट्रांसफ़र के लिए। समझ में आया, ये था आपका डीबीटी से आर्टिकल। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ जो कि है सेल्फ हेल्प ग्रुप से रिलेटेड। ये मेंस पर्सपेक्टिव से भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो पहले ही यहाँ पे इजी लैंग्वेज में समझा देती हूँ और जो भी प्रीलिम्स रिलेटेड इंपॉर्टेंट होगा वो यहाँ पे आपको मिल जाएगा। न्यूज़ क्या है, न्यूज़ ये है कि सरकार ने अभी अनाउंस किया है कि ये लखपति दीदी जो स्कीम है ना उसमें करीब 2 करोड़ वुमेन को सिलेक्ट किया जाएगा और उनको स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग दी जाएगी जिससे वो अपना माइक्रो एंटरप्राइज को स्टार्ट कर सकें। अभी लखपति दीदी स्कीम क्या है, बहुत इम्पॉर्टेंट है इसकी मिनिस्ट्री, क्योंकि अक्सर जब विमेन की बात करेंगे तो विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट वाली मिनिस्ट्री याद आएगी जो कि गलत हो जाएगा। इसीलिए यहाँ पे आप ध्यान रखना कि मिनिस्ट्री कौन सी है आपकी, मिनिस्ट्री है मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, और जो ये लखपति दीदी स्कीम है 2023 में लॉन्च हुई है, ठीक है। अब दूसरा पॉइंट ऑब्जेक्टिव, वही बात है, जो गांव में या रूरल एरिया में जो एसएचजी विमेन है उनको उनकी इनकम जो है ना एटलीस्ट 1 लाख रुपए सालाना कर सकें। तो इसीलिए ये विमेन लेड डेवलपमेंट अप्रोच है। और उनको क्या स्किल देनी है कि भैया तुम प्लम्बिंग सीख लो, एलईडी बल्ब मेकिंग सीख लो, ठीक है, ड्रोन्स को बनाना सीख लो, ऑपरेट करना सीख लो, उनको रिपेयर करना सीख लो, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। और सबसे अब चीज़ है कि सेल्फ हेल्प ग्रुप जो है वो होता क्या है। देखिए गांव में ना बहुत सारे लोकल विमेन आ जाती हैं, करीब 10 से 20 जो विमेन हैं वो साथ आ जाएंगी और वो क्या करेंगी, एक कमेटी बना लेंगी, ठीक है। और ये जो पूरा जो एसएचजी का ये जो कॉन्सेप्ट है ये वॉलेंट्री होती है, मतलब किसी को फोर्स नहीं कर सकते आप। तो जब ये 10 से 20 विमेन आएंगी तो एक तरीके का फाइनेंशियली इंटरमीडिएटरी कमेटी की तरह काम करने लगेंगी, यानी कि ये एक दूसरे की हेल्प करेंगी, एनकरेज करेंगी कि भैया एक कुछ बिजनेस सेटअप हो पाए। तो इंडिया में करीब 1.2 करोड़ एसएचजीज हैं जिसमें से 88% जो है विमेन बेस्ड हैं। कुछ बहुत ही सक्सेसफुल हैं, बहुत याद करने की ज़रूरत है मेंस के लिए। वो है कुडुम्बश्री केरला में, जीविका बिहार में, महिला आर्थिक विकास महामंडल महाराष्ट्र में, लूम्स जो है लद्दाख में है। अब क्या होता है ना, इसमें जैसे मान लो 20 मेंबर हैं,
किसी एक मेंबर ने भी लोन लिया तो ये पूरी कमिटी जो आपका एसएचजी है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है कि वो लोन को वापस चुकाए। अब क्या होता है ना, कई बार एक पर्सन ने लोन लिया होता है, ठीक है, और वो चुका नहीं पाता है तो वो क्या बन जाता है, एनपीए बन जाता है ना। लेकिन एसएचजी में क्या होता है कि वो प्रेशर रहता है, ग्रुप का प्रेशर रहता है, या तो वो मदद करते हैं या प्रेशराइज करते हैं उनको कि भैया तुम जाके पैसे लौटा दो, तो जो एनपीए का रेट है वो भी काफ़ी कम हो जाता है। अब इसका सिग्निफिकेंस क्या है, देखो बहुत ही ऑब्वियस सिग्निफिकेंस है कि फाइनेंशियल इंक्लूजन होता है। करीब करीब 100 मिलियन हाउस होल्ड जो हैं इसमें कवर हो रहे हैं। वुमेन एम्पावरमेंट हो रहा है, ठीक है, कैपेसिटी बिल्डिंग हो रही है, पॉवर्टी एलिवेशन हो रहा है, इनकम भी इंक्रीज़ हो रही है, सेविंग भी इंक्रीज़ हो रही है। इनकम कितनी भी इंक्रीज़ हुई है, 19%। सेविंग कितनी इंक्रीज़ हुई है, 28%। और जो इनफॉर्मल लोन्स है, यानी कि जो भी बैंक के सिवा या फिर एनबीएफसीज के सिवा अगर कहीं और से लोन लेते हैं, प्राइवेट लेंडर्स से, है ना, उनसे जो लोन लेते हैं वो भी काफ़ी कम हुआ है। यानी कि जो एसएचजीज हैं वो अब फॉर्मल लोन्स लेने लगे हैं। क्या लेने लगे हैं, फॉर्मल लोन्स। फॉर्मल लोन जैसे कि बैंक से ले लिया, ठीक है, एमएफआई से ले लिया, ठीक है, तो ये काफ़ी कम हो गया है इनफॉर्मल लोन्स। और भी बहुत सारे इनिशिएटिव्स हैं जो कि प्रमोट करते हैं एसएचजी को। सबसे इम्पॉर्टेंट है दीन दयाल अंत्योदय योजना, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन, ठीक है। ये किसके द्वारा लॉन्च हुई थी, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट 2011 में। ये क्या करेंगे ना, वही रूरल पुअर वुमेन को ऑर्गेनाइज करेंगे और उनको नर्चर करेंगे, उनको सपोर्ट करेंगे कि भैया तुम अपना काम कर सको। इसी के अंडर बहुत सारी सब स्कीम्स है। कौन कौन सी, स्टार्टअप विलेज एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम। ये क्या करेगा ना, औरतों को इनकरेज करेगा कि तुम नॉन फार्म सेक्टर्स में अपने एंटरप्राइज को सेटअप करो। महिला किसान सशक्तिकरण परियोजना, ये क्या करेगा, ये बोलेगा कि तुम फार्म्स में, फार्म एग्रीकल्चर बेस्ड जो लाइवलीहुड हो उस पर तुम पार्टिसिपेट करो, इन्वेस्ट करो और इन्हेंस करो उसको, ठीक है। ये भी सब स्कीम चल रही है DAY NRLM की, ठीक है। महिला किसान ये हो गया। दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना, ये क्या कहता है ना, जो भी बहुत ज़्यादा गरीब यूथ है जिनकी एज 15 से 35 साल है, उनको क्या करना है, स्किल करना है, उनको स्किल देनी है जिससे वो नौकरी पा सके। एक अलग से इनिशिएटिव है वुमनिया इनिशिएटिव, जो कि 2019 में लॉन्च हुआ था। इसमें क्या है ना कि विमेन एंटरप्रेन्योर्स को पार्टिसिपेशन के लिए इनकरेज किया जाएगा, और जो भी आपके एसएचजीज होंगे, ठीक है, वो इनफॉर्मल सेक्टर से, उनको एक पोर्टल में यानी कि गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस में लाया जाएगा और उनको समझाया जाएगा कि भैया तुम अपना जो भी सामान है, जो भी तुम क्रिएट कर रहे हो, है ना, यहाँ पे आके उसको बेचो। और कौन सी इनिशिएटिव है, सेंट्रल सेक्टर स्कीम फॉर प्रोवाइडिंग ड्रोन्स टू वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, ठीक है। ये 2023 में लॉन्च हुई है मिनिस्ट्री ऑफ रूरल एंड डेवलपमेंट के द्वारा। ये क्या कर रहे हैं ना, 15,000 विमेन एसएचजी को ड्रोन्स प्रोवाइड कर रहे हैं 2023-24 से 2025-26 तक, और फॉर प्रोवाइडिंग रेंटल सर्विसेज टू फार्मर्स फॉर एग्रीकल्चर, यानी कि वो एसएचजी इसको बोलेंगे कि जो भी फार्मर्स हैं उनको रेंटल सर्विसेज दो। यानी कि अगर फार्मर मांगता है कि भैया ये देख के बता दो कि हमारी जो फसल है वो कहाँ तक ख़राब हुई है या कहाँ तक सही, तो ड्रोन उड़ा के ये एसएचजीज हेल्प कर पाएंगी। समझ में आया। एक प्रोजेक्ट है एसएचजी बैंक लिंकेज प्रोजेक्ट। ये क्या कह रहा है ना, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट ने बोला है कि एसएचजीज ने बहुत सारा बैंक लोन लिया है, यानी कि पहले ना इनको बैंक का लोन नहीं मिलता था, तो अब जो है ना इनको बैंक लोन्स मिल रहे हैं। अब ये एसएचजी बैंक लिंकेज प्रोजेक्ट है क्या, देखिए ये एक सेविंग लेड माइक्रो फाइनेंस मॉडल है जो कि नाबार्ड ने 1992 में लॉन्च किया था। नाबार्ड ने क्या बोला कि भैया तुम बैंक में अकाउंट खोलो, सेविंग अकाउंट, ठीक है, उससे क्या होगा ना, हम तुमको एक क्रेडिट देंगे।
क्रेडिट यानी कि हम तुमको लोन दे देंगे सब्सिडाइज्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट, यानी कि हम बता देंगे जैसे नॉर्मल लोगों को, मान लो अगर हमने 100 करोड़ का लोन लिया, चलो 100 करोड़ ज़्यादा हो गया, 1 लाख का लोन लिया, ठीक है। अब 1 लाख का लोन लिया तो इस पे मान लो हमारे लिए क्या लगा दिया जाएगा इंटरेस्ट, 6% का। लेकिन अगर एसएचजी होंगे, इनको बोल दिया जाएगा हम तुम्हें 2% पे लोन देंगे। समझ में आया है? तो इस प्रोजेक्ट के अंडर इनको सब्सिडाइज्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट पे क्या मिलेगा, क्रेडिट मिलेगा, ठीक है। और आपको भी पता है कंपोनेंट क्या होंगे भैया, कि बैंक मैनेजर्स को ट्रेनिंग दी जाए, उनको समझाया जाए कि अच्छे से बिहेव करो। रूरल बैंक ब्रांचेज, जो गांव में ब्रांचेस होती वहाँ पे औरतों को रखा जाए, बैंक सखीज़ को रखा जाए, ठीक है। कम्युनिटी बेस्ड रीपेमेंट मैकेनिज्म, यानी कि जैसे अभी हमने एसएचजी का फंक्शनिंग समझा ना, कि एक साथ मिलके या तो रीपे कर दो या तो प्रेशराइज करो, है ना। तो वो सारी चीज़ें हो, क्रेडिट लिंकेज हो। अब ये जो आपका प्रोजेक्ट है ना बैंक लिंकेज का, इसको 3 फेज़ में लॉन्च किया गया था। क्या? नाबार्ड ने सबसे पहला फेज़ लॉन्च किया था 1990 और 2005 के दौरान। इसमें क्या किया था ना, पहले आरबीआई ने भी अलाउ कर दिया था, नाबार्ड ने भी अलाउ कर दिया था कि भैया बैंक्स जो हैं एसएचजीज को लोन देंगे। लेकिन जो ये लोन था ना, वो कैपिटल पे सब्सिडी देता था, यानी कि कुछ पैसा, जैसे 1 लाख रुपए लोन लिया है तो हो सकता है कुछ पैसा एसएचजी लौटा दे और बाकी जो है वो ये लोग अपने आप समझ लें सरकार दे दे, ठीक है। फेज़ 2 में क्या हुआ 2006-2012 के दौरान, कि यहाँ पे अब इंडिविजुअल को लोन ना दे के ग्रुप को लोन में देगा, यानी कि एसएचजी को लोन मिलेगा। फेज़ 3 क्या कहता है, यानी कि जो ये ऊपर दीनदयाल अंत्योदय योजना है ना जो आपकी, इसमें बोल दिया गया कि भैया ये कैपिटल सब्सिडी नहीं देंगे, अब हम कौन सी सब्सिडी देंगे आपको, रेट ऑफ इंटरेस्ट वाली, यानी कि कम इंटरेस्ट पे ले लो तुम हमसे, ठीक है। ये शिफ्ट हुआ। अब हम बात करते हैं माइक्रो फाइनेंस इन इंडिया। एक रिपोर्ट आई थी जिसका नाम था माइक्रो मैटर्स एंड मैक्रो व्यू। ये किसके द्वारा आई है? माइक्रो फाइनेंस इंडस्ट्री नेटवर्क, MFIN। ये क्या है? एक एसोसिएशन है। किसकी एसोसिएशन है? नॉन बैंक फाइनेंस कंपनी, NBFCs जो होते हैं ना उनकी है, माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस की, ठीक है। ये 2009 में इसको स्टैब्लिश किया गया था, माइक्रो फाइनेंस इंडस्ट्री नेटवर्क को, ठीक है। ये जो है ना बहुत सारी माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन को एक अम्ब्रेला के अंडर लेके आता है, ठीक है। अब माइक्रो फाइनेंस क्या होता है? जो लो इनकम इंडिविजुअल्स या ग्रुप होते हैं ना, उनको फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइड करता है, जो कि ट्रेडिशनल बैंक से पैसा नहीं ले पाते हैं। बैंक हम क्या करते हैं, जैसे मान लो हम गरीब हैं, हम बैंक के पास लोन मांगने जाते हैं, वो हमसे कोलेटरल मांग लेते हैं। हमारे पास कोलेटरल नहीं है तो हम किसके पास जा सकते हैं? इन माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस के पास जा सकते हैं, तो वो हमको फाइनेंशियल सर्विसेज देंगे। समझ में आया? तो अब ये रिपोर्ट क्या बोलती है? ये रिपोर्ट बोल रही है कि जो NBFC MFIs है ना, ये बैंक से भी ज़्यादा क्या करते हैं? लोन देते हैं। जैसे मान लीजिए बहुत सारी रेगुलेटेड एंटिटीज़ हैं जो कि लोन दे सकती हैं, तो सबसे पहले नंबर पे NBFC MFIs होते हैं। ये लोन सबसे ज़्यादा लो इनकम इंडिविजुअल या ग्रुप को देती हैं, फिर बैंक्स देते हैं, फिर बाकी एंटिटीज़ आती हैं, ठीक है। ये रिपोर्ट और भी क्या कहती है कि NPAs जो हैं MFIs के, वो डिक्रीज हुए हैं फ्रॉम फाइनेंशियल ईयर 2022 टू 2023, और जो ईस्ट और नॉर्थ ईस्टर्न जो स्टेट्स का शेयर है वो काफ़ी गिर गया है। ये भी इम्पोर्टेंट फाइंडिंग है। तो ये था हमारा आज का डिस्कशन। फिर हम मिलेंगे, हम पूरी इकोनॉमी PT 365 कवर करेंगे। प्लीज़ अगर आपको पसंद आए या जो भी आपको हेल्प चाहिए मुझसे, कमेंट बॉक्स में लिखिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, क्योंकि ये ही चीज़ मोटिवेट रखेगी मुझे और बनाने में। थैंक यू वेरी मच फॉर द डिस्कशन।